सबसे पहला वोट चोरी का काम तो कांग्रेस के द्वारा किया गया। सवर्ण वोटों पर प्रशांत किशोर की सेंध और ओबीसी पर आरजेडी की पकड़, इनकी वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमजोर होती दिख रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बहुत मजबूती से काम कर रही है। तो आपको पूरा विश्वास है कि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी निसंदेह बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या नीतीश कुमार होंगे? उत्तिष्ठ भारत, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आज के विश्लेषण का विषय है, पिछले 2 महीनों से पूरे देश में एक वातावरण बना के रखा है विपक्षी दलों ने, भाजपा के विरोधी दलों ने और इंडी गठबंधन ने बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार किए जा रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का निर्णय निर्वाचन आयोग का था, जिसके विरोध में सारे का सारा विपक्ष बिहार का एक हुआ, इंडी गठबंधन एक हुआ, आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ और अन्य वामपंथी और सेकुलर दलों ने मिलकर इसका जबरदस्त विरोध किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी कार्रवाई को रोकने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में लाखों लाख फर्जी मतदाता पाए गए और इन फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से अलग किए जाने को तमाम विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। इतनी शर्मनाक घटना हुई है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। तमाम विपक्ष एक साथ खड़े होकर संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के विरुद्ध नारे लगा रहा है और वोट चोर वापस जाओ, वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे लग रहे हैं। काम निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त शासी संस्था है, एक ऑटोनोमस बॉडी है और उनको अपने निर्णय लेने का अधिकार है और उसके निर्णय से यदि आप असहमत हैं तो किसी भी दल को उसको चुनौती देने का अधिकार है। चुनौती भी दी गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से साफ इनकार करते हुए एक निर्देश मात्र दिया कि कुछ इन आधार कार्ड या इस प्रकार के कुछ परिचय पत्रों को इसमें शामिल किया जाए। बावजूद इसके विपक्ष निरंतर भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी भिलाई के वरिष्ठ नेता विजय सिंह जी मौजूद हैं। विजय सिंह, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस प्रकार की बातें हो रही है, जिस प्रकार आप लोगों के ऊपर वोट चोरी के इल्जाम लग रहे हैं, ये वोट चोरी है क्या? सर्वप्रथम आपके न्यूज चैनल से जो भी हमारे दर्शक हैं, मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश है जी। आपको याद होगा, इसके पहले लोकसभा चुनाव में सारा विपक्ष एक मुद्दा उठाया था, संविधान संविधान संविधान। संविधान की कॉपी लेकर के ये जगह जगह घूमते थे, लेकिन संविधान का कार्य क्या है, संविधान की महत्ता क्या है, संविधान होता क्या है, लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश किए और हमारे नेता के द्वारा पूछा गया, नेता प्रतिपक्ष से, कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं, उसका जवाब नहीं। विजय जी, संविधान उसी तरह की बात नहीं हो रही, उसी प्रकार से आज एसआईआर को विपक्ष जो है एक बहुत गलत तरीके से देश में मुद्दा बनाया है। वोट चोर गद्दी छोड़, जिस प्रकार से संविधान को मुद्दा बनाया गया, उसका कोई निचोड़ नहीं निकला, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, वो चुनाव को प्रभावित किया उन्होंने। उसी प्रकार से है उसको, नहीं माफ करिए, मैं आपको, उन्होंने संविधान का मुद्दा बनाया और वो बुनाने में उसको मुद्दा बनाया और बुनाने में कामयाब रहे। आप लोग कहां सफल हो पाए उनको रोकने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चूक हुई है उसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। संविधान के कुल 108 संशोधन, या अभी जो आखिरी हुआ है उसको मिला के 109 संशोधन हुए, उसमें से 82 संशोधन कांग्रेस ने करवाए। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी रही कि आप मतदाता को यह नहीं बता पाए कि अब तक हुए कुल संशोधनों में 80% संशोधन तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया। संविधान में
उसकी प्रस्तावना में जो बातें जोड़ी गई, जो भारत को सेकुलर राष्ट्र जोड़ा गया, उस सरकार ने जोड़ा जो असंवैधानिक सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार को, इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था उच्च न्यायालय द्वारा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी अपने प्रधानमंत्री पद खोने के डर से, और उसके बाद उस अवैध सरकार ने वो संविधान संशोधन लाया। तो ऐसे काम जो उन्होंने किए, आप जनता तक इस बात को पहुंचाने में कहां सफल रहे हैं? आप अपनी असफलता के बारे में बताएंगे। चुनाव को प्रभावित तो किया है, उसी आप तरह लोग से असफल रहे, इस चीज को आप मानते हैं कि आप लोग असफल रहे उनके इस रोकने में? अच्छा, उनके नैरेटिव को रोकने में आप लोकसभा में असफल रहे, तो आपको नहीं लग रहा है कि अभी जो नैरेटिव वो बना रहे हैं कि आप उसको रोकने में यदि असफल रहे तो फिर बिहार में आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा? नहीं, अब जो है उस समय का माहौल कुछ और था, जो विपक्ष एक एजेंडा लेके चला था। अब देश की जनता जो है, देश की मतदाता जो है, उनके उन कार्यों को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है, और मुझे नहीं लगता है कि इस बार एसआईआर के जो कार्य हैं इस मुद्दे पर जनता उनका साथ देगी। आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुल लगभग कितने मतदाताओं के नाम कटे हैं एसआईआर में बिहार में? लगभग 60 से 65 लाख के आसपास। 60 से 65। सॉरी। तो देखिए, 60-65 लाख मतदाताओं में क्या अधिकतर मतदाता अल्पसंख्यक मुसलमान है? जी नहीं, उसमें ऐसे मतदाताओं का नाम काटा गया है जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जो अपने निवास स्थान से बाहर चले गए हैं, जो बाहर के लोग आकर के अवैध तरीके से अपना फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड बना करके, ऐसे लोगों में अधिकतर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के अलावा आपका कहना है कि दिगर मतदाता भी हैं, जिन ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो पलायन करके बाहर जा चुके हैं, और जिस जगह वो काम कर रहे हैं उस जगह भी उनका मतदाता परिचय पत्र है, उनका मतदाता सूची में नाम है, और 2 जगह में होने की वजह से और बिहार में न होने की वजह से उनका नाम काटा जा रहा है। तो विपक्ष इसमें इतना व्याकुल क्यों है? क्या उनको ऐसा लगता है कि ये सर्टिफाइड आरजेडी या कांग्रेस के मतदाता है जिनका नाम काटा जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा क्या लगता है कि जिनका नाम कटा है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी मतदाता हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर ये बेचैनी क्यों है? ये बेचैनी उनको बिहार चुनाव में बहुत बड़ी हार दिख रही है जी। उस हार को, दिखते हुए हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये फर्जी तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठाए हैं, और इसमें इनको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार से पूरे देश में घूम करके ये वोट चोर कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा राजू भैया, सबसे पहला वोट चोरी का काम तो कांग्रेस के द्वारा किया गया। कब? ये कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो आज़ादी के पूर्व जी 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। नहीं, ये तो खैर अगर आप पंडित नेहरू की बात कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष बनने की या प्रधानमंत्री बनने की, वो तो खैर पुरानी बात हो गई। लेकिन शुरुआत तो वहीं से कांग्रेस यही सब तो कर रही है। ये तो कांग्रेस का आपस का उनका घरेलू विषय है। वो भी नेहरू भी कांग्रेसी थे, पटेल भी कांग्रेसी थे। कांग्रेस ने वोट चोरी किया नहीं कह सकते, नेहरू ने, व्यक्तिगत आप नेहरू की बात कर सकते हैं, कांग्रेस के ऊपर 2-4 पॉइंट। शायद ये जानकारी का अभाव जो भारतीय जनता पार्टी की आज की पीढ़ी में है, वो आप लोगों के लिए कितना घातक साबित होगा ये तो समय बताएगा, या उसका क्या हल निकलना चाहिए। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1998 के चुनाव में इसने निर्वाचन आयोग ने लाखों की संख्या में मतदाताओं के नाम काटे थे जो अंतिम समय में जोड़े गए थे, और उसके बाद वो उसकी पुनरावृत्ति 2003 में भी हुई थी। तो इस बात की जानकारी आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नहीं है, और ये विषय नहीं उठ पा रहा है। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, हो सकता है आपके काम आ जाए, और ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करने के लिए या उनका विरोध करने की नीयत से नहीं, चूंकि ये निष्पक्ष पत्रकारिता का फोरम है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं कि जानकारी का अभाव आपकी पार्टी में भी है। लाखों की संख्या में मतदाताओं के नाम दिग्विजय सिंह ने जुड़वाए थे, जिसको निर्वाचन आयोग ने अंतिम सूची के प्रकाशन से पूर्व काटा था। तो
तो ये है कांग्रेस की अगर वोट चोरी आप बताना चाहेंगे तो ये एक्चुअल वोट चोरी है। आज की स्थिति में जितने सर्वे हैं उसमें प्रशांत किशोर के होने की वजह से, वोट चोरी के जिस अभियान की वजह से कहीं ना कहीं सवर्ण वोटों पर प्रशांत किशोर की सेंध और ओबीसी पर आरजेडी की पकड़, इनकी वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमजोर होती दिख रही है आपको? ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बहुत मजबूती से काम कर रही है। बिहार के लोग राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव का जो शासनकाल था उसको भी देख रही है और आज वर्तमान में जो शासन चल रहा है उसको भी देख रही है। लालू यादव के शासनकाल में शाम के शासकीय तौर पर ये वहां पर सबको हिदायत थी कि शाम के 5 बजे के बाद, दिन ढलने के बाद स्टेशन से बाहर कोई यात्री नहीं जा सकता। पिछले विधानसभा चुनाव में इन तमाम बातों के बावजूद आप ये तो मानेंगे कि बिहार के सर्वमान्य नेता के रूप में सबसे अधिक सीटें लेकर तेजस्वी यादव आए थे। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की थी। उस भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा ग्रोथ जो था वो आरजेडी का था और उसके बावजूद वो उनके साथ सरकार बनाने में भी सफल हो गए थे। तो किस तरह से आप मुगालते पाल कर बैठे हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज भी वही स्थिति है, लालू के समय बिहार का जो वातावरण था, जो अपराध था या जो जंगल राज था, अपराधियों का जो राज्य था, उसकी दुहाई देकर यदि आप हर बार चाहेंगे कि आपकी सरकार बन जाए तो आपको कैसा लगता है संभव? यदि ऐसा होता तो जो परफॉर्मेंस तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा में दिखाया, इस चुनाव में कांग्रेस के साथ है और अन्य दलों के साथ है और वातावरण इतना तेजी से जो बदला है, उसका क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होते आपको नहीं दिख रहा है? नीतीश कुमार की स्थिति जो है वो आज यहां कल वहां, आज यहां कल वहां, उसका भी तो एक दुष्प्रभाव आपको मिलेगा चुनाव में देखने को। अभी बिहार के चुनाव पर हम लोग बहुत बारीक से नज़र रखे हुए हैं और बिहार से मेरा संबंध भी है। वहाँ हम पता करते रहते हैं। आम जनता जो है, राजनीतिक दल को छोड़ करके आम जनता बिहार की, वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, एनडीए की सरकार चाहती है। वो किसी रूप में, किसी भी रूप में वापस लालू यादव के जंगल राज को नहीं चाहती। आप आम जनता की जब बात करते हैं विजय जी, आपको ये देखना होगा कि बिहार की पूरी आम जनता का एक मत तो है नहीं और जाति राजनीति जो है, जातिगत राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में हावी है। ओबीसी वोट बैंक में पकड़ लालू की या तेजस्वी की मजबूत होती दिख रही है। संविधान का विषय अभी तक आप पाट नहीं पाए हैं। संविधान को लेकर जो इन्होंने एक नैरेटिव चालू किया था लोकसभा में, वो आज तक जारी है। तो उससे संविधान जो है अनुसूचित जाति के, खासकर अनुसूचित जाति के मतदाताओं के लिए, चूंकि उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जुड़ा हुआ है, वो भावनात्मक रूप से उससे जुड़ते हैं। तो वो, और वैसे भी पहले भी अन्य जगहों में आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति का वोटर जो है, मतदाता जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः कभी नहीं हुआ। चाहे वो आप छत्तीसगढ़ में देख लें और कहीं भी देख लें, बिहार में तो है ही नहीं। तो अनुसूचित जाति आपके पास नहीं है। ओबीसी में लालू ने सेंध मारी है और सवर्ण वोट जो आपके थे उसमें प्रशांत किशोर ने सेंध मार दिए। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद ऐसा कौन सा गणित है जो आपको बहुमत दिला सकता है, ये जानना चाहता हूं। आपका एक कहना ही गलत है कि पिछड़ा वर्ग नहीं है, अनुसूचित जाति नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की बिहार सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार पूरे देश में और पूरे बिहार में जितने बृहद पैमाने पर अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए जितने कार्य कर रहे हैं, उतने अभी तक की कोई भी सरकार नहीं करी। इसका परिणाम लोकसभा में क्या मिला? इसका परिणाम लोकसभा में आज भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीट लेकर के आई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सबसे अधिक सीट लेकर आई है, लेकिन पिछले सीटों की तुलना में, आप पिछले चुनाव की तुलना में आपकी सीटें कम हुई। ये चुनाव है भाई साहब, ये चुनाव में जो सीटें कम होती है, बढ़ती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादा होते रहता है। उसका कारण क्या है? उस कारण को, यदि आप उस कारण का विश्लेषण नहीं होगा
तो आपकी पार्टी को उसको बांटने का अवसर कैसे मिलेगा, काम कैसे कर पाएंगे? कारण स्पष्ट था कि अनुसूचित जाति में संविधान को लेकर जो उसकी भावनाओं को छुआ गया, उससे अनुसूचित जाति के मतदाता आहत हुए और भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिले। वो स्थिति लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक, आज लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गए, 1.5 साल, आज भी वो स्थिति को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पाटने में असफल रही है और अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में बहुत ज्यादा सफलता उसकी नहीं दिख रही है। ये तो राष्ट्रीय स्तर का मामला है और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सभी इस विषय पर बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। किसी समाज में कोई वर्ग भेद नहीं है। जो कार्य, विकास कार्य हो रहे हैं बिना भेदभाव के सभी लोगों तक, सभी समुदाय तक, सभी लोगों तक ये पहुंचे। मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, उसमें मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। बात यह है कि उस नैरेटिव को जो विपक्षियों ने सेट किया, उसको तोड़ने में, उसको भेदने में आप कहां तक कामयाब हुए? प्रश्न आज ये है। भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका, सबके विकास का, मैंने देखा है जिस तरह से मोदी जी ने काम किया बनारस में, ज्यादातर जो शासकीय योजनाओं का लाभ जो है वो मुसलमान कारीगरों को मिला। उसके बावजूद क्या मुसलमान मतदाता आपके हो पाए? मोदी जी खुद बनारस से पिछड़ गए। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे अच्छे काम किए जो आज तक नहीं हुए इस देश में, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाए। पिछले 60-70 सालों के मिथ को तोड़ा और एक नई ऊर्जा के साथ मोदी जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे और पूरे देश को भी उन्होंने साथ लिया और देश के प्रत्येक वर्ग के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नीति के अनुसार, अंत्योदय की योजना के अनुसार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के लिए आपने काम किया। लेकिन उसका परिणाम क्या लोकसभा में आपको पूरा मिला? और यदि नहीं मिला तो लोकसभा से अब तक जो स्थिति है वो वही है। उसको तोड़ने में आपको, उस मिथ को जो उन्होंने बनाया विपक्षी दल ने, उसको तोड़ने में आप कामयाब नहीं हुए। ये सच है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस झूठ को झूठ साबित करना भी तो आपका दायित्व है। देश के मतदाता, देश की आम जनता जो है, पिछले लोकसभा चुनाव में जो गलतियां कुछ उनसे हुई थी उसको वो भली भांति समझ चुके हैं। इस बार जो ये वोट चोर का नारा लेके चल रहे हैं, ये इसमें बुरी तरह फ्लॉप होंगे। और ये आम जनता के हित में करते क्या हैं? विपक्ष को देश की जनता ने चुना है कि संसद में जाकर के आप हमारी आवाज बनेंगे, आप हमारे मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन आज आप देख लिए, जब से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, संसद की गरिमा जो एक होती है, संसद चलाने का जो एक तरीका होता है, उसको इन्होंने तार तार किया है। संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, संसद में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं। ये कौन सी न्याय की बात करते हैं? ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से ये बरसना योग है और देश के प्रत्येक मतदाता की भावनाओं का हनन है। जिन प्रतिनिधियों को हम सदनों में भेजते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे आप परोक्ष रूप से हमारे प्रतिनिधि के रूप में वो राज्यसभा में जाते हैं, इन तीनों सदनों में गए प्रतिनिधि, इनका काम होता है वहाँ जनहित की चर्चा करना, बिल पास करना, नियम बनाना। किंतु ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा जो निरंतर विपक्ष द्वारा जो निरंतर अवरोध उत्पन्न किया जाता है संसदीय कार्यों में, वो निंदनीय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के द्वारा ही आज किया जा रहा है। इसके पहले भी जब कांग्रेस सत्ता में रही तो विपक्षी दलों द्वारा यह किया जाता रहा। ये बात अलग है कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, इंटेंसिटी बढ़ गई है, प्रतिरोध ज्यादा होने लग गए हैं, काम कम हो रहे हैं। निश्चित रूप से वो भर्त्सना के योग्य है। आज प्रश्न वो नहीं है कि वो लोकसभा में क्या कर रहे हैं, आज प्रश्न ये नहीं कि वो राज्यसभा में क्या कर रहे हैं, आज प्रश्न ये नहीं कि वो विधानसभा में क्या कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि जनता के सामने जो नैरेटिव उन्होंने गढ़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, उसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी को कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है? देश की जनता पूरी तरह समझ रही है। वोट चोरी, आपने शुरू में मुझे रोक दिया। बताइए। 1952 में जब देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, रामपुर सीट से मौलाना आजाद जी चुनाव हार गए।
लगभग 20,000 मतों से। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी को फ़ोन किया कि मौलाना को चुनाव हारना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई चुनाव डिक्लेयर हो गया है, परिणाम निकल गए हैं, अब मैं कैसे करूं? बोले आपको मुख्यमंत्री रहना है कि नहीं? ये धमकी दी गई कि आप उनको चुनाव जितवाइए, नहीं तो आपको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। उन्होंने अपने अधिकारियों को फोन किया, फिर से ये मत उधर ये मत इधर और घपलेबाजी करके वोट चोरी करके और वहां मौलाना आजाद को जिताया गया। ये सच्चाई है। 1952 की बात है। 1952 से लेकर 1999 तक क्या विपक्ष इस चीज को भुना पाया? 1999 में वो अटल जी की सरकार बनी थी शायद। तो विषय ये है कि उस समय जो हुआ उसको आप नहीं बुना पाए, आज जो नहीं हुआ है उसको विपक्षी दल बुना ले रहे। आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि उनके झूठ को, उनके नैरेटिव को तोड़ने में आप असफल हो। वो झूठ के सहारे बढ़ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। और देश की जनता इस बात को भली भांति जान रही है। जो वो वोट चोर का नारा लगा रहे हैं, मोदी चोर का नारा लगा रहे हैं, आज मोदी जी को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मोदी चोर है। जिस मोदी को जो अपना घर परिवार छोड़ करके बाल्यकाल से देश की सेवा के लिए अपनी पूरी जीवन लगा दिया, देश में आज आंतरिक रूप से, आर्थिक रूप से हर क्षेत्र में जिस प्रकार से देश को, भारत को एक नई ऊंचाई प्रदान की है, आज देश ही नहीं पूरे विदेश में, पूरे विश्व में मोदी जी को एक सशक्त और ताकतवर नेता के रूप में उनकी पहचान बनी है। यही बातें कांग्रेस जो अमेरिका ट्रंप वहां का राष्ट्रपति जो भारत को धमकी देता, हम टैरिफ लगा देंगे, मोदी जी ने उस टैरिफ के परवाह ना करते हुए पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ी। अपने जो समकक्ष देश हैं उन लोगों से वार्ता की और अपनी स्थिति को वहां उन्होंने रखा। आज टैरिफ को, आज अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने बयान से वापस आना पड़ा, कदम पीछे खींचना पड़ा। ये भारत की ताकत है, ये मोदी की ताकत है, और ये उस व्यक्ति को चोर बोलते हैं। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है, विषय ये है कि मोदी जी के ताकत के अलावा भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है? मोदी जी अमर फल खाकर नहीं आए हैं। मोदी जी से पहले भी कुछ था, मोदी जी के बाद भी कुछ होगा। आज क्या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के अलावा कोई आश्रय नहीं है और कोई रास्ता नहीं बचा है? भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के अलावा और भी बहुत सारे नेता हैं। समय आने पर इस देश का नेतृत्व करने के लिए एक से एक हीरे, एक से एक नवरत्न तैयार हैं। देश को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, विपक्ष को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश इस समय बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है। इसलिए जिस प्रकार की बातें आपने मोदी जी के विषय में की कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, देश के लिए शादी तक नहीं की, पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया, उसी प्रकार की बातें कांग्रेसी भी करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी करते हैं कि हमने अपने बाप की कुर्बानी देखी, अपने दादी की कुर्बानी देखी, हमने पूरा देश के लिए पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। और राहुल गांधी ने भी शादी नहीं की है, कुंवारे वो भी बैठे हुए हैं। तो इन दोनों की तुलना में आप मोदी जी को श्रेष्ठ साबित करने में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो होनी चाहिए थी। ये कहना गलत है, और वो बार बार जो दुहाई दे रहे हैं कि हमारे दादा ने कुर्बानी दी, दादी ने कुर्बानी दी, ये कुर्बानी अपने कार्यों के कारण उनको मिला। ये कुर्बानी उन्होंने देश का बंटवारा करके दिया। आज कांग्रेस के कारण इस देश का बंटवारा हुआ, कांग्रेस के कारण इस देश में आतंकवाद फैला, कांग्रेस के कारण ये आज के बिहार चुनाव का विषय नहीं है विजय भाई। अभी जो बातें जो हमारी हो रही हैं
वो निश्चित रूप से वोट चोरी के नैरेटिव को तोड़ने में किस हद तक आपको सफलता प्राप्त हुई है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है और बिहार में और पूरे देश में बहुत मजबूती से इसका जवाब दिया जा रहा है। आप चुनाव आने दीजिए, चुनाव वहाँ डिक्लेयर होने दीजिए, आपको 15 दिन से महीने दिन के बीच में बिहार की रंगत आपको बदलती हुई दिखेगी। तो आपको पूरा विश्वास है कि बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी निसंदेह बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या नीतीश कुमार होंगे? ये वहां का चुनाव खत्म होने के बाद में वहां के जो नेता हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व बैठ करके, एनडीए के लोग बैठ करके इस पर तय करेंगे। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि विधायक आपके ज्यादा होते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाते हैं? अब हर राजनीतिक दलों में हर प्रदेश का परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर फैसला लिया जाता है। और निश्चित रूप से कि नीतीश कुमार का स्पष्ट रहता है कि यदि मुख्यमंत्री बना तो आपके साथ, यदि नहीं बना तो उधर चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, बहुत जगह आज की चर्चा बहुत फ्रूटफुल और काफी बातें निकल के आई है, बहुत सारी बातें आई हैं और देश में तो जो चल ही रहा है। और ये वोट चोरी का जो माहौल वो कर रहे हैं वो आपको भिलाई में साक्षात देखने को मिला है। इसका उदाहरण आपको बताऊं, पिछले नगर निगम चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने वोट चोरी का खेल खेला है, वार्ड 64 की हमारी प्रत्याशी उपासना साहू को प्रमाण पत्र देने के बाद उसको हराया गया। आज उसका केस चल रहा है, 17 तारीख को उसकी पेशी है। उन मतों की गिनती की जाएगी वापस। रिसाली का पार्षद, चलिए ये निर्दलीय पार्षद, स्थानीय विषय हो गया। आज उसका फैसला है। आज फिर तो ये वोट चोरी जो है हर जगह किए हैं। इन विषयों पर फिर चर्चा होगी। आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर इसको लाइक करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कृष्ट भारत है।